Okay students, so let's start with the past paper of AS Physics May-June 2023 9702/22. This is a 1 hour 15 minutes का पेपर, ठीक है. So first of all we come on to the first question. First question क्या है बच्चों? Define pressure. Pressure क्या होता था? Force per unit area. Simple as that. Next सवाल क्या है? Use your answer to part A1 to show that the SI units of pressure are kg m-1 s-2. तो बच्चों प्रेशर के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा था? फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स को फर्दर किस चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया. मास के क्या यूनिट्स होते हैं भाई? केजी. एक्सेलरेशन के एसआई बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ms-2. एरिया के क्या यूनिट्स होते हैं? m². तो once we divide this kg ms-2 divided by m², तो the final answer for the SI units of powers comes out to be kg m-1 s-2. सिंपल सा हमने जो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में m1 था उसमें -2 कर दिया. इट गिव्स यू अ m-1 का आंसर, ठीक है. A horizontal pipe has length L and a circular cross section of radius r. A liquid of density flows through the liquid of density P flows through the pipe. The mass m of the liquid flows through the pipe and time t is given by this. ठीक है बच्चों, L लेंथ है तो इसके SI बेस यूनिट्स क्या हो जाएंगे? m मीटर्स. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस, तो रेडियस के भी SI बेस यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर. डेंसिटी के SI बेस यूनिट्स क्या होते हैं? kg m-3. ठीक है. m के SI बेस यूनिट्स क्या होते हैं? मास के kg. ठीक है. और टी के एसआई बेस यूनिट्स बच्चे क्या होते हैं? सेकेंड्स एस. ठीक है. P1 एंड P2 आर प्रेशर्स. और प्रेशर के एसआई बेस यूनिट्स क्या निकाले थे हमने? अभी निकालें. kg m-1 s-2. kg m-1 s2. s2 है आई गेस. यस s-2 है. सॉरी s-2 है. m-1 s-2. ठीक है. एट द एंड ऑफ द पाइप्स k इज अ कॉन्स्टेंट. वी हैव टू डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ k. तो k कौन सी टर्म है? ये वाली टर्म है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन में k को सब्जेक्ट बना देते हैं. k को सब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे? k को हम बच्चों इधर ले आएंगे और m को इधर ले जाएंगे. ठीक है. सो k इज इक्वल्स टू पाई p2 माइनस p1 r4 डेंसिटी टाइम डिवाइडेड बाय 8 ml. अब हर किसी के एसआई बेस यूनिट्स प्लग इन करना शुरू करते हैं. पाई इज़ अ कांस्टेंट तो उसके कोई एसआई बेस यूनिट्स नहीं होंगे. प्रेशर डिफरेंस के क्या एसआई बेस यूनिट्स होंगे? kg m-1 s-2. r टू द पावर 4 के क्या यूनिट्स होंगे? m4. p के क्या यूनिट्स होंगे या डेंसिटी के क्या यूनिट्स होंगे? kg m-3. टाइम के क्या यूनिट्स होंगे? सेकेंड्स. डिवाइड कर दोगे बच्चे. मास के क्या यूनिट्स होंगे? kg. लेंथ l के क्या यूनिट्स होंगे? मीटर्स. तो kg गेट्स कैंसल्ड आउट विद दिस kg. ठीक है. और मीटर जो है वो यहाँ पे इससे कैंसल आउट हो जाता है. ये मीटर की पावर 3 बन जाती है. ठीक है. तो रिमेनिंग यूनिट्स क्या हो जाते हैं? kg आ गया ये. और मीटर्स में क्या क्या यूनिट्स हैं? -1 एक है, +3 एक है. ठीक है. और -3 एक है. सो दिस विल बी m-1. सेकेंड के क्या क्या यूनिट्स हैं? -2. बल्कि सेकेंड की क्या क्या पावर्स हैं? -2 एंड 1. ठीक है. तो द फाइनल यूनिट्स ऑफ k कम्स आउट टू बी kg m-1. ठीक है. बिकॉज +3 -3 गेट्स कैंसल्ड आउट. और s-1. सो k के SI बेस यूनिट्स विल बी kg m-1 s-1. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी. एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k बाय मेजरिंग द वैल्यूज ऑफ द अदर क्वांटिटीज इन द इक्वेशन b. ओके, ठीक हो गया. इक्वेशन b में जो सारी क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर किया हमने. बेसिकली ये रीअरेंज इक्वेशन देखो, ज़्यादा बेहतर होगा. लेट मी मार्क इट विद अ ब्लॉक्स. ये वाली इक्वेशन देखो. इस इक्वेशन में k की वैल्यू निकालने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ मेजर की. ठीक है. द वैल्यूज़ ऑफ l एंड r ईच हैव अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 2%. l जो है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2%. और r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2%. ओके. स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली मतलब हमने क्या देने? नंबर्स देने. क्वालिटेटिवली लिखा होता है तो वी हैव टू गिव थ्योरी. ठीक है. Quantitatively, which of these two quantities contribute more to the percentage uncertainty in the calculate value of x? बच्चों अगर आप L को देखो तो L की पावर क्या है? 1. तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या रहेगी? L की? इट विल रिमेन 2%.
बट आर की पावर क्या है, आर की पावर इज R4, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 4, 2% को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इसकी पावर क्या है 4 पावर है, ठीक है। तो आर की टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी 8%। तो विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ के, आर कॉन्ट्रीब्यूट्स, we will write it like this, R contributes more to the percentage uncertainty of K, ठीक है। सिंपल तरीन आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम क्या बेसिकली मीन करते हैं, अ पॉइंट वेयर द होल मास या इंटायर मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एक्टिंग। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुई है ये। Two blocks are on horizontal beam that is pivoted at its center of gravity. Okay, ये जो है वो ब्लॉक या ये जो है बीम एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवटेड है, ठीक है। तो लेट मी मार्क इट हेयर, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद अ रेड पेन, ठीक है। दिस इज इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। As shown in figure 2.1, a large block of weight 54 Newton is at a distance of what 0.45 meter from the pivot A. ओके हो गया, इसको हमने A नाम दे दिया। लेट्स इरेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लेट्स लेबल दिस एज A, क्योंकि क्वेश्चन में A गिवन है इसकी लेबलिंग, ठीक है। सॉरी नॉट A, इस पिवट का नाम A नहीं गिवन, इसके आगे A लिखा हुआ था, ये आ गया A। नाउ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 न्यूटन्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.95 मीटर। सही है भाई, एक और ब्लॉक लगा हुआ है फ्रॉम द पिवट एंड अ डिस्टेंस ऑफ 0.35 मीटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड ऑफ द बीम। ये राइट हैंड एंड है बीम का, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड एंड ऑफ द बीम। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या निकालना है, द राइट हैंड एंड ऑफ द बीम इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय अ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग के थ्रू भी एक टेंशन की फोर्स लग रही है। तो बच्चों देखते ही पता चल गया है कि इस टेंशन की फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा T sin 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा T cos 30। सिंपल एज दैट। लेट मी इरेज दिस राइट हैंड वाली चीज़, इट इज़ गेटिंग क्वाइट मेसी हियर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सही है, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पिवट ए, ठीक है, दिस इज अ पिवट, ओके, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये किस तरह आएगी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल 54 न्यूटन कौन से मोमेंट्स लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। लेट्स कैलकुलेट दैट, 54 इंटू हाउ मच 0.45, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन से हैं, 2.4 न्यूटन की फोर्स की वजह से डिस्टेंस कितना है 0.95, और टेंशन की जो वर्टिकल फोर्स होगी दैट इज दिस वन, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लगेंगे T sin 30, और ये डिस्टेंस कितने पे 0.35 प्लस 0.95, 0.35 प्लस 0.95, ठीक है। सो यू विल गेट योर T की वैल्यू फ्रॉम हेयर सिंस T इज द ओनली अननोन इन द इक्वेशन। ये जो T cos थीटा वाली फोर्स है इसको हम इंक्लूड नहीं करते, वाई, बिकॉज it is what, it is going through pivot axis of pivot, तो हम इसे नहीं कंसिडर करते, दिस गेट जीरो, वी इग्नोर दिस। इसके मोमेंट्स T cos 30 के मोमेंट्स गेट जीरो, सो वी इग्नोर इट, ठीक है। सो इस इक्वेशन को यू विल कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर टेंशन एज 34 न्यूटन, ठीक है, सिंपल एज दैट। Let's move on to part 2. The string is cut so that the beam is no longer in equilibrium. Okay. Calculate the magnitude of the resultant movement about the pivot acting on the beam immediately after the string is cut. ठीक है भाई, स्ट्रिंग जो है वो कट हो जाती है, ठीक है। तो टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। ये टेंशन की फोर्स कैंसल्ड आउट हो गई। तो अब कौन सी दो वेट्स या फोर्सेस लग रही हैं, 2.4 न्यूटन एंड 54 न्यूटन। तो अब रिजल्टेंट मोमेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट किस तरह निकालोगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट, या बिगर मोमेंट माइनस स्मॉलर मोमेंट। बिगर कौन सा है बच्चे, ये वाला है 54 इंटू 0.45, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस क्लॉकवाइज क्या है भाई, क्लॉकवाइज इज 2.4 इंटू 0.9,
2.4 इंटू 0.9, तो आपका मोमेंट क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, इट विल कम आउट टू बी 22 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. सही है. Now let's move on to this part. See, the beam in B rotates when the string is cut and the small block of weight 2.4 Newton is projected. Okay. Through the air, this is a projectile motion. Okay. Figure 2.2 shows the last part of the path of the block before it hits the ground. पोजिशन y पे ये ग्राउंड को हिट कर रहा है. ठीक है. और दिस इज द पाथ ऑफ द विच ब्लॉक, वेट 2.4 न्यूटन वाला जो ब्लॉक है उसका ये पाथ है. बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है. एट पॉइंट x ऑन द पाथ the block has a speed of this, okay, and is at a height of 1.8 meter above the horizontal ground. Air resistance is negligible. x के पॉइंट पे यहाँ पे इसके पास 3.4 ms-1 की स्पीड है. ओके. कैलकुलेट द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट इज मूव फ्रॉम x टू y. क्या होगी, x टू y में हाइट कितनी डिक्रीज हो रही है, 1.8. तो कैलकुलेट कर लो. GPE या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. mg बच्चे क्या गिवन है, वेट क्या गिवन है 2.4, हाइट की चेंज क्या गिवन है 1.8, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चेंज क्या आ रही है बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 4.3 जूल्स. सो वी राइट इट हियर. ठीक है. 4.3 जूल्स. यूज योर आंसर टू पार्ट C1 एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट y. भाई y पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमने निकालनी है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी एट y निकालनी है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता था, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. रिमेन्स कांस्टेंट. तो x पे जितनी एनर्जी होगी, एनर्जी एट x विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एट y. अब x पे कौन कौन सी एनर्जी है बच्चों, x पे एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटेशनल क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द हाइट ऑफ 1.8 मीटर. काइनेटिक क्यों है, ड्यू टू द स्पीड. ठीक है. तो लेट्स राइट इट डाउन. x पे कौन कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकाल चुके हैं 4.3 जूल्स, प्लस काइनेटिक क्या होगी 1/2. m क्या था बच्चों, m वॉज इक्वल्स टू 2.4 डिवाइडेड बाई 9.81. क्योंकि हमें वेट गिवन था इस ब्लॉक का, वी जस्ट डिवाइडेड इट बाई ग्रेविटी टू गेट द मास. इंटू वी स्क्वायर क्या था 3.4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी एट y पे कौन सी एनर्जी होगी सिर्फ बच्चों, ओनली काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि हाइट तो हमारी 0 हो गई है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0. तो y पे एनर्जी सिर्फ काइनेटिक होगी. तो काइनेटिक एनर्जी एट y विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 4.3 एट x एंड काइनेटिक एनर्जी एट x दैट इज 1/2 इंटू mv स्क्वायर. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी एट y क्या आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट y विल कम आउट टू बी 5.7 जूल. सो वी राइट इट 5.7 हियर. ठीक है. स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इट मूव्स फ्रॉम x टू y. नो चेंज. वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो रही है, वो डाउनवर्ड ही हो रही है एंड इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स और उसकी वैल्यू भी क्या रह रही है, कांस्टेंट दैट इज 9.81 ms-2. कांस्टेंट क्यों रह रही है, इसकी एक वजह बता सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट. तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4. ठीक है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बनाना है अगेंस्ट टाइम. तो बच्चों याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेंस्ट टाइम किस तरह रहता था, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन या कांस्टेंट स्पीड की लाइन. ठीक है. ओके हो गया. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में बच्चों क्या लिखा है, अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स x इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 3.1. ओके हो गया. Assume that the total resistive forces opposing the motion of the block are this 0.8 Newton. ठीक है. At all speeds of the block. ठीक है. The variation with time t of the force is shown in figure 3.2. ठीक है. फोर्स की वेरिएशन दैट इज दिस, फॉरवर्ड फोर्स की वेरिएशन विद टाइम हमें शो की हुई है और रेजिस्टिव फोर्स दैट इज 0.8 न्यूटन कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट. ठीक है. हमें निकालना क्या है, डिफाइन फोर्स क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सिंपल सी बात है. ठीक है. अब आ जाओ डिटरमाइन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक
फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। भाई टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 3 सेकेंड तक आपका मोमेंटम में चेंज क्या है? कैन एनीबडी कैलकुलेट दैट? वुड एनीवन लाइक टू डू दिस? अच्छा सवाल है काफ़ी। बच्चों अभी हमने फोर्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो भाई चेंज इन फोर्स क्या हो रही है अक्रॉस द फर्स्ट 3 सेकेंड्स? ये है बच्चों 1.4 एंड दिस इज 0.8। ठीक है, लेट मी मार्क इट 0.8। ठीक है, तो फोर्स जो चेंज हो रही है वो क्या होगी? 1.4 माइनस 0.8। और टाइम कितना इलैप्स हो रहा है? 3 सेकेंड्स। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.6 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 1.8 kg ms माइनस 1 इज योर चेंज इन मोमेंटम। सिंपल सा सवाल। ठीक है, अब आ जाओ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक बिटवीन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। अच्छा, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 से लेकर टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स के बीच में मोशन ऑफ द ब्लॉक किस तरह होगा? मोशन ऑफ द ब्लॉक समझने से पहले हमें समझना होगा कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। एक तो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल्स टू 0.8 न्यूटन, और एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल्स टू 0.8 न्यूटन। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, अगर बच्चों हम इसका फोर्सेस का डायग्राम देखें फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 3 to 6 सेकेंड्स, तो क्या होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस सेम। फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? बैकवर्ड फोर्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से बच्चों रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, एंड हेंस जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो व्हाट वी विल अचीव? अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। फोर्स x produces a total power of 2 volts when moving the block from time t is equals to 3 seconds to time t is equals to 6 seconds. Calculate the distance moved by the block during this time interval. ठीक है भाई, पावर जो है वो ड्यूरिंग द व्हाट? तो बच्चों पावर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? पावर का फॉर्मूला क्या होता था? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब अगर इस वेलोसिटी को मैं चेंज कर दूं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से, ठीक है, और पावर को मैं इधर ही रहने देता हूँ। सो डू आई हैव ऑल द वेरिएबल्स एक्सेप्ट व्हाट? डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस के अलावा सारे वेरिएबल्स हैं। पावर की जगह क्या आ जाएगा? 2 वॉट्स। फोर्स की जगह बच्चों क्या आ जाएगी? 0.8 न्यूटन, क्योंकि हमें किस टाइम पीरियड के बीच में फोर्स निकालनी है? टाइम t इज इक्वल टू 3 से लेकर 6 सेकेंड्स, और उसके बीच में फोर्स कितनी लग रही है? 0.8 न्यूटन। सही है, तो 0.8 न्यूटन रख देंगे यहाँ पे, और डिस्टेंस हमें पता नहीं है इसलिए यहाँ पे d रख देंगे। टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स। सो यू विल गेट योर आंसर फॉर डिस्टेंस एज 7.5 मीटर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट टाइम t is equals to 0. Okay. On figure 3.3, sketch a graph to show the variation of momentum of the block with time t from t is equals to 0 to t is equals to 6 seconds. Numerical values of the momentum are not required. Okay. बच्चों हमने मोमेंटम निकालना है फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर टाइम t इज इक्वल्स टू 6 तक। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ कि फोर्स की इक्वेशन क्या पड़ी है? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट विल इक्वल टू योर फोर्स? ठीक है, तो बच्चों अगर मैं देखूँ फोर्स का ग्राफ तो मुझे क्या दिख रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं कर रही फॉर 0 to 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर ग्रेडियंट चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट रह रहा है, तो मोमेंटम के ग्राफ पे मैं 3 सेकेंड्स के लिए क्या बनाऊंगा? एक स्लांटेड लाइन इस तरह की। ठीक है, लेट मी स्ट्रेच इट आउट टिल टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, बेसिकली लॉजिक क्या लगाई हमने? बेसिकली लॉजिक ये लगाई कि हमें ये पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू योर फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम वर्सेस टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू फोर्स। और अगर मैं फोर्स का ग्राफ जाके देखूं तो फोर्स का ग्राफ इज अ कांस्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट ग्रेडियंट के लिए कौन सी लाइन बनाते थे? एक स्लांटेड लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, दिस इज फॉर 0 से लेकर 3 सेकेंड्स। ठीक है,
अब बच्चों 3 से लेकर 6 सेकेंड्स का ग्राफ इज क्वाइट ट्रिकी, है तो आसान बट थोड़ा सा ट्रिकी है। वाई इज इट ट्रिकी? देखो 3 से लेकर 6 सेकेंड्स तक तुमने क्या पढ़ा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड में क्या मोमेंटम चेंज होगा? नो, क्योंकि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता था, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यार अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई है तो चेंज इन मोमेंटम, विल देयर बी एनी चेंज इन मोमेंटम? नो, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। अ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट वन एंड। ओके, द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय अ वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टू द अदर एंड। द वेरिएशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स विद द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज शोन। ओके, अच्छा लेंथ इस तरह वेरी कर रही है विद द फोर्स। तो बच्चों अगर 0 फोर्स पे आपकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो मतलब इनिशियल लेंथ या अनस्ट्रेच लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये सारी लेंथ इज द एक्सटेंशन। ठीक है, फॉर द स्प्रिंग स्टेट द नेम ऑफ द लॉ दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन। कौन सा लॉ बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन देता है? रिलेशनशिप हुक्स लॉ। ठीक है, डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन मीटर। भाई स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए यू विल हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, लेट्स सपोज ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, सो दिस पॉइंट इज 8,0 एंड लेट्स टेक अनदर पॉइंट फार अवे हेयर। ठीक है, दिस बिकम्स x क्या है 24, y क्या है बच्चे 12। ठीक है, एक बात याद रखना कि दिस इज सेंटीमीटर्स और आपको आंसर देना है मीटर -1 में, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट। तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा भाई? ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू k, और वो किसके इक्वल होगा? लेट्स से y2 इज दिस 12 माइनस 0, y1 इज दिस, x2 इज दिस 24 माइनस 8। ठीक है, अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि जो 24 माइनस 8 है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 - 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो योर कांस्टेंट k कम्स आउट टू बी व्हाट? k की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? इट कम्स आउट टू बी 75 न्यूटन मीटर -1। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। डिटरमाइन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चों 6 न्यूटन पे जाते हैं यार ज़रा। 6 न्यूटन पे आपकी एक्सटेंशन कितनी है? लेट्स सी, दिस इज द 6 न्यूटन की लाइन। 6 न्यूटन पे आपकी लेंथ कितनी है? 16। ठीक है, तो बच्चों टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर है एट व्हाट? 6 न्यूटन की फोर्स। तो एक्सटेंशन कितनी होगी? क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LO दैट इज द इनिशियल लेंथ प्लस एक्सटेंशन इज इक्वल टू टोटल लेंथ। तो यार टोटल लेंथ भी है, इनिशियल लेंथ भी, एक्सटेंशन निकल आएगी। यस, टोटल लेंथ क्या है? 16, इनिशियल लेंथ है 8, एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो यार एक्सटेंशन आ गई तो आपका काम फुल आसान हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पड़ा था? 1/2 FE। फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 6, एक्सटेंशन की वैल्यू क्या है? ये 8, बट दैट इज इन सेंटीमीटर, तो हम इसको 10 - 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है? इट कम्स आउट टू बी 0.24 जूल। सही है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? A progressive wave travels through a medium. The wave causes a particle of the medium to vibrate along a line P. The energy of the wave propagates along a line Q. ठीक है, vibrate किसके along कर रहा है? Along line P. और जिस लाइन के along wave energy propagate कर रही है that is Q. ठीक हो गया। Compare the direction of line P and Q in the case of transverse wave. ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था? वेव यूँ ट्रैवल कर रही होती थी। ठीक है, और बेसिकली वेव जो वाइब्रेट कर रही होती थी वो किस डायरेक्शन में कर रही होती थी? इन दिस डायरेक्शन, अप एंड डाउन, दिस विल बिकम P। और वेव प्रोपगेट किस डायरेक्शन में कर रही होती थी? Q। तो P एंड Q विल बी परपेंडिकुलर फॉर अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या होता था? लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बच्चे वाइब्रेट भी P डायरेक्शन में कर रही होती थी और प्रोपेगेट भी पैरेलल डायरेक्शन में ही कर रही होती थी। तो वी विल से P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अ ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, अ लाउड स्पीकर इज प्लेस्ड नियर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब एज शोन इन फिगर 5.1। ओके हो गया। द लाउड स्पीकर इमिट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अमाउंट। ओके, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज दिस, स्पीड भी आ गई आपके पास। द स्टेशनरी वेव दैट इज फॉर्म्ड। अच्छा देखो, स्पीड आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई। लेट्स स्टडी फॉरवर्ड विद एन एंटी नोड एट द ओपन एंड। एंटी नोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देर इज ओनली वन अदर एंटीनोड इनसाइड द ट्यूब एज शोन इन फिगर 5.1. ठीक है, वेव लेंथ ऑफ द साउंड निकालनी है. वेव लेंथ ऑफ द साउंड भाई किस तरह निकलेगी? v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा. v क्या है बच्चों? v इज 340. f क्या है? 1.7 इंटू 10⁻³ बिकॉज इट इज किलो हर्ट्ज. लैंडा किसके इक्वल आ जाएगी? लैंडा कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर. सो वी विल राइट हियर 0.2 मीटर. सही है. अब लेंथ एल ऑफ द ट्यूब बतानी है भाई. लेंथ एल ऑफ द ट्यूब किसके इक्वल होगी? देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह की स्टेशनरी वेव बनी है. लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. इस तरह की कुछ, ठीक है, स्टेशनरी वेव बनी है. ठीक है, दिस इज एन एंटीनोड. आई हैव ड्रॉन इट इनकरेक्टली. एंटीनोड ये वाला. सो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली. दिस इज द एंटी नोड. ठीक है, वन एंटीनोड, सेकेंड एंटीनोड, वन नोड, सेकेंड नोड. ठीक है. अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ ये एंटी नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस मैंने लिखवाया था कितना होता है? 1/4 लैंडा. और नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? हाफ लैंडा. ठीक है, तो बच्चों 3/4 लैंडा इज योर एल. और लैंडा किसके इक्वल है? 0.2 मीटर. तो 0.2 इज योर एल. ठीक है, तो एल किसके इक्वल आ जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर. सिंपल एज दैट. अब पार्ट 3 पे आ जाओ. The maximum wavelength of the sound from the loudspeaker that can produce a stationary wave. यार मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए ना, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप क्या करोगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी लोगे. और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब आती है? जब आपका एक ही लूप बन रहा हो. और ओपन एंड बन रहा होता है तो एक ही लूप क्या होता है? एक ही एंटी नोड होता है और एक ही नोड होता है. ठीक है, तो एंटी नोड और नोड के बीच में यू विल इरेज दिस फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ. क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बच्चे वी नीड मिनिमम फ्रीक्वेंसी. और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक ही नोड और एक ही एंटी नोड इन द केस ऑफ एन ओपन एंड ट्यूब. ठीक है, तो ये हमने बना दिया. दिस इज व्हाट? द लेंथ इज इक्वल्स टू 1/4 लैंडा. ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग इट डाउन. 1/4 लैंडा इज इक्वल्स टू लेंथ. लेंथ किसके इक्वल आ रही थी भाई? 0.15 मीटर. तो लैंडा विल बी इक्वल टू 0.15 इंटू 4. दिस इक्वल्स टू 0.6 मीटर्स. तो 0.6 meters will be the maximum wavelength. Let's move on to the next question. Two polarizing filters are arranged so that their planes are vertical and parallel. ठीक है, the first filter has a transmission axis angle of 35 degree. Okay हो गया. To the vertical, and the second filter has a transmission angle phi to the vertical. Okay हो गया. ठीक है, angle phi is greater than 35 degree and less than 90 degree. Okay. A beam of vertically polarized light of intensity 8.5 volts meter minus 2 is incident normally to the first filter. भाई यहाँ पे इंसिडेंट कितनी हो रही है लाइट? 8.5. ठीक है, शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट फिल्टर इज दिस. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा. I0 किसके इक्वल है भाई? I0 इज इक्वल्स टू 8.5. कॉस का एंगल क्या है यहाँ पे? 35 स्क्वायर. तो आप आंसर निकाल लो, क्या आता है? 5.7 वोल्ट मीटर माइनस 2. ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट बाय द सेकेंड फिल्टर इज दिस. ओके, कैलकुलेट द एंगल फाई. तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड फिल्टर पे इंसिडेंट कितनी इंटेंसिटी हो रही होगी? 5.7. बिकॉज 5.7 इज द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द फर्स्ट फिल्टर. तो जो ट्रांसमिट हो रही है फर्स्ट फिल्टर से वही सेकेंड पे जो है वो जाके रिफ्लेक्ट होगी या इमिट होगी. ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर फाई. अब ये I0 क्या हो जाएगी? 5.7, क्योंकि 5.7 इज द रे या इंटेंसिटी जो फर्स्ट फिल्टर से निकल रही है. तो जो फर्स्ट फिल्टर से निकलेगी वही सेकंड फिल्टर पे जाके हिट करेगी. I क्या होगी? ट्रांसमिटेड क्या है उसने बता दिया हमें, 5.2. ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा. 5.2 डिवाइडेड बाई 5.7 अंडर रूट cos इनवर्स विल गिव यू योर अल्फा. अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट? 52 डिग्री. सही है, तो 52 डिग्रीज वी विल पुट इट हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? द करंट इन अ फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेज. एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प चेंजेस. तो बच्चों अगर आपके फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस करंट डिक्रीज करेगा, इफ करंट डिक्रीजेस तो क्या होगा?
टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, सिंपल तरीन आंसर। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट बी पे। अ सिलेंड्रिकल वायर हैज़ लेंथ L, रेजिस्टेंस R, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स कंटेन इन द वॉल्यूम of the wire is N. Okay, each free electron has a charge of E. The potential difference across the wire is V. Okay, determine expression in terms or in this L N R V E की टर्म्स में आपने क्या निकालना है, करंट इन द वायर। तो बच्चों बेसिकली हमने क्या करना है, ये E दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, L जो कि लेंथ है, N दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, इन सब को यूज़ करके करंट का एक्सप्रेशन देना है। तो करंट आपको याद है क्या होता था, V इज इक्वल्स टू आई आर हुआ करता था, और V और R दोनों सिंबल हमारे पास गिवन है, तो करंट की क्या इक्वेशन आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय R, सिंपल एज दैट। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी निकालनी है यार। तो बच्चों मुझे बताओ करंट के लिए एक और फार्मूला याद है, कौन सा होता था, दैट इंक्लूड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वाला फार्मूला याद है। तो बच्चों करंट के लिए क्या फार्मूला होता था, दूसरा वाला, I इज इक्वल्स टू NAVQ। इसमें N होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A होता था एरिया, V होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q होता था चार्ज। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आइसोलेट करना है, तो लेट्स आइसोलेट दैट। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NAQ। अब हमारे पास ना ही I का सिंबल है ना ही स्मॉल n का सिंबल है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ देम, और Q जो है वो E के इक्वल है, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड एज वेल, ठीक है। तो I की जगह हम क्या रख देंगे भाई, V अपॉन R। N की जगह क्या रखेंगे, N की जगह वी विल प्लेस कैपिटल N दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय AL, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एरिया से, और यहाँ पे चार्ज तो ऑलरेडी आ रहा है, तो एरिया गेट्स कैंसल्ड आउट विद एरिया। फाइनल आंसर बच्चे क्या आएगा, VL, क्योंकि ये L डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय RNE, दिस विल बी इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमने टाइम निकालना है फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द फुल लेंथ ऑफ अ वायर। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है बच्चों, L, और ये स्पीड का क्या फॉर्मूला है, VL डिवाइडेड बाय RNE, ठीक है, ये स्मॉल e होगा, ठीक है। दिस L गेट्स कैंसल्ड आउट विद दिस L, RNE ऊपर चले जाता है, तो दिस बिकम्स RNE डिवाइडेड बाय V फॉर द फॉर्मूला फॉर टाइम। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ, ठीक है। अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 9 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR, ठीक है, एंड अ फिक्स रेजिस्टर एज शोन, ओके हो गया। द LDR एंड फिक्स रेजिस्टर हैव रेजिस्टेंसेज ऑफ 800 ohms एंड 1200 ohms रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LDR, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, रेशो मेथड लगाएंगे। रेशो मेथड के अकॉर्डिंग LDR की रेजिस्टेंस कितनी है, 1800, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, 3000, 1800 प्लस 1200 इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 9 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LDR क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 5.4 वोल्ट्स, सही है। The circuit in A is now modified by adding a uniform resistance wire XY and a galvanometer as shown in figure 7.2, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, द लेंथ ऑफ वायर XY इज 1.2 मीटर्स, ये 1.2 मीटर्स की लेंथ है, ठीक है। द मूवेबल कनेक्शन Z इज पोजिशन्ड ऑन द XY सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0, ओके। कैलकुलेट द लेंथ XY अलॉन्ग द रेजिस्टेंस वायर, हमने ये XY की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये पूरी लेंथ जो है XY की लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर्स, हमने XZ की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इतनी लेंथ, ठीक है। तो हाउ विल वी कैलकुलेट दैट, यार अगर ये नल पॉइंट दिखा रहा है तो मतलब क्या है, इस XY के XZ के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, अक्रॉस द LDR। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि अक्रॉस पूरी 1.2 मीटर की लेंथ या अक्रॉस पूरे XY वायर कितना वोल्टेज होगा, सिंस दे आर इन पैरेलल, इस ब्रांच में भी 9 वोल्ट्स ही आ रहा होगा पूरी, तो 1.2 मीटर्स के अक्रॉस 9 वोल्ट्स है। तो हमने कितना निकालना है, हमने उतना वोल्टेज निकालना है जितना LDR के पास है 5.4 वोल्ट्स, ताकि वी रीच अ नल पॉइंट। तो 5.4 वोल्ट्स के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, X या लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.72 meters. So let's write it down in the blank here, 0.72 meters.
अच्छा, नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कॉजिंग डिक्रीज इन एलडीआर की रेजिस्टेंस। भाई एलडीआर की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर गई है, ठीक है, एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई है, तो लाइट इंटेंसिटी को क्या हुआ होगा, इंक्रीज, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जब जब इंक्रीज होती है एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। अब सेकंड पार्ट क्या है, द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी को क्या होगा, टोटल पावर बच्चे, लेट्स इरेज दिस, हाँ लेट्स इरेज दिस, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन करते हैं बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को क्या होगा, ये अगर एलडीआर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है, चलो लेट्स सपोज आर ऑफ एलडीआर डिक्रीजेज, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को क्या होगा, डिक्रीज होगी, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बस ये बात याद रखो, टोटल करंट इंक्रीजेज, आई टी इंक्रीजेज, ठीक है, और पावर का क्या फॉर्मूला होता था, आई स्क्वायर आर। अगर आई इंक्रीज करेगा तो पावर क्या कर जाएगी, इंक्रीज, सिंपल एज दैट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, एक्स वाई लेंथ को, एक्स जेड लेंथ को सॉरी क्या होगा, अभी हमने जो एक्स जेड लेंथ कैलकुलेट की थी दैट वाज फॉर हाउ मेनी वोल्ट्स, 5.4 वोल्ट्स। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी ऑफ एलडीआर तो ये वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, लेट सपोज 5 वोल्ट्स पे आ जाए, 5 वोल्ट्स पे आ जाएगा तो ये एक्स जेड जो लेंथ है वो भी कम हो जाएगी या लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी, ठीक है, तो वी कैन राइट डिक्रीज, ठीक है, वी कैन राइट डिक्रीज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। Nucleus Q is unstable and emits a beta particle to form nucleus R. Okay. For nucleus P and Q, compare the number of protons. P and Q बच्चों क्या थे, isotopes थे, तो number of protons क्या होंगे, same. Number of neutrons क्या होंगे, different. Simple as that. यही isotopes की main definition होती है. When nucleus Q decays to form nucleus R, basically beta particle emit करके, the quark composition of a nucleon changes. स्टेट द चेंज ऑफ द कॉर्क कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियन। बेसिकली बच्चे जब भी आपका बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, डू यू रिमेंबर, न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी अप कॉर्क, डाउन कॉर्क एंड डाउन कॉर्क, और प्रोटॉन की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, अप कॉर्क एंड डाउन कॉर्क। तो एक डाउन कॉर्क चेंजेस इनटू एन अप कॉर्क, ठीक है, ये डाउन कॉर्क चेंजेस इनटू एन अप कॉर्क, सिंपल एज दैट, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ एन अदर पार्टिकल दैट मस्ट बी इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस क्यू। भाई जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो कौन सा एक और पार्टिकल इमिट होता है, डू यू रिमेंबर, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन, एंटी न्यूट्रिनो। इफ यू आर still facing difficulties with nuclear physics, I suggest you to watch the particle physics की videos in the AS level की playlist, ठीक है। A hadron consists of 2 charmed quarks and 1 bottom quark, ठीक है। Determine in terms of the elementary charge E the charge of the hadron, ठीक है। तो बच्चों 1 charmed quark contains how much charge, +2/3e, और एक बॉटम कॉर्क कितना चार्ज कंसिस्ट करता है, -1/3e। सो द टोटल चार्ज विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव E। सो पॉजिटिव E विल बी योर चार्ज, ठीक है, या यहाँ पे +1 भी लिख सकते हो। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ May-June 2023 का पेपर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो।